हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मुमताज क्लासेस। आज की डेट है 30 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला करंट अफेयर होगा हमारा डाक कर्मयोगी के बारे में। दूसरा हाई ग्रेड लिथियम डिस्कवरी के बारे में जो कि नाइजीरिया में हुई है। तीसरा आर्टिकल होगा हमारा लिविंग लैंड चार्टर के बारे में। चौथा होगा हमारा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं पहले आर्टिकल की तरफ जो कि डाक कर्मयोगी है। देखिए अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है डाक कर्मयोगी। ये किसके कहाँ पे किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो आपके अच्छे बढ़िया एम्प्लॉय होंगे, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, उन्हें मेघदूत अवार्ड दिए गए हैं और दिए भी जाएंगे। ठीक है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को। यहाँ पे 8 कैटेगरी में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मेघदूत जो अवार्ड है वो 1984 से दिया जाता रहा है। ठीक है, और ये हाईएस्ट अवार्ड है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नेशनल लेवल पर। अगर हम बात करें तो मेघदूत अवार्ड ये नहीं है कि अभी पहली बार दिया गया है। ये अच्छे परफॉर्मेंस जो परफॉर्म करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो है उन्हें दिया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, मेघदूत अवार्ड किसे दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जो ये पोर्टल है डेवलप किस बेसिस पे किया गया है, ये किसके उस पर डेवलप किया, किस चीज को देख के किया गया? जो हमारा मिशन कर्मयोगी है उसी के बिना पर, उसी के बेसिस पे ये डेवलप किया गया है। मिशन कर्मयोगी में जो आपका एम है उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे भी डाक कर्मयोगी जो एक तरह का मिशन, एक तरह के ये इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्या करता है? जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, एफिशिएंसी को, ब्यूरोक्रेसी में एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है, वो जो विजन है पीएम का, तो उसको ये एनविजन करता है। उसको ही देखते हुए इसको लॉन्च किया गया ताकि वहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं डिपार्टमेंट में, हम यहाँ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसमें उनकी परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, ये पोर्टिकल जो आपके नए ट्रेनीज आएंगे, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट पोस्ट में नए रिक्रूट्स आएंगे, नए ट्रेनीज आएंगे, उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके ताकि उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव की जा सके और बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि उनकी अपग्रेडिंग हो सके स्किल्स में। ठीक है, ये और किसको, ये जो एम्प्लॉय होंगे उनको, और ग्रामीण जो डाक सेवक है उनको। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया डाक कर्मयोगी आर्टिकल के बारे में। अगला आर्टिकल है हमारा हाई ग्रेड लिथियम डिस्कवरी नाइजीरिया। देखिए लिथियम की जो लिथियम आया वो है हमारा मेटल है। ठीक है, जो हमारा एलिमेंट है उसकी डिस्कवरी हुई है कहाँ पे? नाइजीरिया में। ये बताया जाता है अब तक का सबसे बड़ा प्योरेस्ट फॉर्म में, सॉरी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं, सबसे हाई ग्रेड की लिथियम डिस्कवरी बताई जाती है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो लिथियम हमारा मिलता था 0.3-0.4% की फॉर्म में मिलता था, जो आपका और होता है, क्योंकि सारी चीजें और में मिलती है। और मतलब जो एस्क होता है वो प्योर फॉर्म में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, जो माइंस होते हैं उनकी वहां से मिलता है। तो ये नाइजीरिया में जो डिस्कवरी की है, बता दिया 1 से 13% तक का इसमें लिथियम मिलेगा। देखिए ये ऐसा रेयर होता है इतनी परसेंटेज का लिथियम मिलना। ठीक है, क्योंकि एक तो लिथियम के रिजर्व्स बहुत ही कम है इंडिया में, तो बहुत ही कम है, नाम मात्र की है, जो कि आपके क्या नाम, साउथ कर्नाटका में, जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है साउथ कर्नाटका, वहां पे देखने को मिलता है। तो ये जो आपका जो डिस्कवरी हुई नाइजीरिया में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो वहाँ की माइंस है, ग्रीन बुशिस माइन, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे, सॉरी, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की माइंस है जो ग्रीन बुशिस के नाम से, ये अभी तक वहां पे सबसे ज्यादा मिलता था। जो लार्जेस्ट अब तक की हार्ड रॉक लिथियम माइंस जो थी वर्ल्ड की थी वहां थी, मगर अभी हमें कहाँ मिल गई है? नाइजीरिया में मिल गई है। तो अगर थोड़ी सी बात करें कि लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन कौन से है जो लिथियम के, जैसे साउथ कोरिया, चाइना, जापान, यूएस, बेल्जियम, ये है। ऑस्ट्रेलिया ये आपके एक तरह के एक्सपोर्टर है। यहाँ पे जो है ये जो लिस्ट दी गई एक्सपोर्टर की दी गई है, और ऊपर जो लिखा गया इंपोर्टर है। जो इंपोर्टर, लार्जेस्ट इंपोर्टर की हम बात करें, और एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा है आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो आपकी माइंस थी, सबसे लार्जेस्ट जो मिलती थी माइंस, वो कहाँ पे मिलती थी? आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलती थी। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होगा, उसके बाद चिली, चाइना, अर्जेंटीना, ब्राजील, जिम्बाब्वे, पुर्तगाल, नामीबिया, ये थे। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट याद रखने के लिए सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है और इंपोर्टर कौन है। देखिए यहाँ पे ये दो पिक्चर दिखाई गई, दो पिक्चर में नाम है स्पोडोमीन और लेपिडोलाइट। ये आपके अयस्क है, और है किसके? इसके लिथियम के। ठीक है, इनमें लिथियम है, और लिथियम इनको अयस्क को आपकी वो करके, मेल्टिंग करके, प्योरिफिकेशन करके इससे लिथियम निकाला जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो लिथियम है, जो एलिमेंट है आपका, नेचर में किस फॉर्म में मिलता है। ये आपके दो मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है, स्पोड्यूमिन और आपकी लेपिडोलाइट, जो यहाँ पर पिक्चर लगाई पिछली स्लाइड में भी आपने पिक्चर देखी होगी। ठीक है, ये अभी तक जो रॉक है, जो आपकी रॉक स्पेशलाइज रॉक है, उसको क्या बोलते थे? रेयर कैन ग्रेनसिस बोलते थे, ग्रेनसेंस, सॉरी ग्रेनसेंस बोलते थे उसको। ठीक है, तो अब ये आगे जो आपकी जो जियोलॉजिकल एजेंसी है उसने बताया जो लिथियम है वो आपकी हाईएस्ट ग्रेड में मिला है। कितने परसेंट है उसमें? 1 से 13% ऑक्साइड की फॉर्म में ये मिला है। जनरली कितना रहता है? 0.4% तक ये मिलता है आपको, मैक्सिमम जो भी मिलता है। और जो इसका अयस्क मिलता है आपका, उसमें 0.4% तक मिलता है, मगर हमें यहाँ पे मिला 1 से 13% तक की उसमें। तो अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये हो गई है। तो इसके हायर ग्रेड जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लिथियम इंडिया की बात कर ले कि इंडिया में लिथियम कहाँ पे है, किस तरह से। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया कि साउथर्न कर्नाटका के जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये रहा मंड्या डिस्ट्रिक्ट, साउथर्न कर्नाटका, ये रहा कर्नाटका का मैप है ये। तो उसमें आपको देखने को मिलता है। और 14,100 टन का थोड़ा सा स्मॉल पैचेज ही आपके साउथर्न कर्नाटका मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है लिथियम का। तो लिथियम के हमारे पास रिजर्व नहीं है, इसलिए इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है लिथियम बाहर के देशों से। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें, यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख रहे हो किस तरह से इसका कंज्यूमशन हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितना कंज्यूमशन बढ़ेगा। जैसे हम ग्रीन एनर्जी फोकस कर रहे हैं और आपके क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए 2020 में इतना, 21 में, 22 में, और लिथियम का कैसे इसका वो बढ़ रहा है। ठीक है, कंज्यूमशन बढ़ रहा है। तो यही आपको पता था कि इसका एप्लीकेशन किस किस तरह से बढ़ता जा रहा है। देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? जो लिथियम के डाई सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, Li2Si2O5, जो आपका केमिकल कंपाउंड है लिथियम डाई सिलिकेट, इसको ग्लास सिरेमिक, जो ग्लास इंडस्ट्री होती है उसमें यूज किया जाता है ग्लास बनाने में। ठीक है, और इसका डेंटल सिरेमिक्स में बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। अलॉय मेकिंग में भी यूज किया जाता है, इससे अलॉय बनाए जाते हैं, लिथियम मेटल के अलॉय बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका व्हाइट बियरिंग मेटल्स बनाया जाता है, क्योंकि जो बियरिंग्स होते हैं मशीन्स में लगे होते हैं, उनके जो बॉल्स होते हैं उसका मेटल तैयार करने में ये यूज किया जाता है, क्योंकि इंजन्स में आपका ये यूज होता है। अगर ये एल्यूमिनियम के साथ मिक्स कर देंगे इसको, लिथियम को, तो आपके एयरक्राफ्ट के जो पार्ट बनाने में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम के साथ मिक्स करेंगे तो आर्मर प्लेट्स बनती है, कई सारे इक्विपमेंट्स की जो आर्मर प्लेट्स होती है उनको उसमें बनाने में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बैटरी में तो आप जानते ही हो कि आपका मोबाइल फोन की बैटरी लिथियम आयन बैटरी होती है, लैपटॉप की, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक, जो भी चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है उसमें लिथियम आयन की बैटरी यूज की जाती है। अगर इसका नॉन रिचार्जेबल बैटरीज की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जैसे कि क्या आपका क्या होता है, जैसे पेसमेकर हार्ट में डाला जाता है। ठीक है, जो हार्ट पेशेंट होता है उसमें डाला जाता है पेसमेकर, वहाँ पे लिथियम का यूज होता है। टॉयज में यूज होता है, क्लॉक्स जो आपकी घड़ियां होती है उसमें यूज होता है लिथियम। ठीक है, और डिफरेंट टाइप की बैटरीज में जैसे लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरी होती है, लिथियम निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट बैटरी होती है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, और आपका लिथियम निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड बैटरी, ये सब बैटरियों में भी लिथियम का बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज होता है। मेनली आपका बैटरीज में, ग्लास इंडस्ट्री में, डेंटल क्लिनिक्स में, ठीक है, इन सब में यूज होता है। और इंडिया ने क्या एफर्ट किया है लिथियम को परचेज करने के लिए और वो करने के लिए कि अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके, उस पर डिपेंडेंसी कम हो। दूसरा इसमें ये है कि खनिज विदेश लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड को, जिसका नाम है काबिल, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को बनाया है। ये क्या करेगी? ये जो बाहर की कंट्री है जहाँ पे आपका लिथियम रिजर्व है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, बोलीविया, यहाँ से लिथियम को एक्वायर करेगी। लिथियम और कोबाल्ट की जो माइन है वहां से उसको एक्वायर करेगी, जिससे हमारे पास लिथियम की रिजर्व बढ़ सके। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूपीएससी में पूछा गया है 2008 में। क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मेटल कॉन्स्टिट्यूट द लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट मेटल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछा गया है कि लाइटेस्ट और हैवियर मेटल्स का कॉम्बिनेशन कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका लिथियम मरकरी, दूसरा लिथियम ओस्मियम, चौथा लिथियम, ओ सॉरी, एल्यूमिनियम ओस्मियम, और आपका चौथा है एल्यूमिनियम मरकरी। ठीक है, अगर कुछ बोलने में गड़बड़ी होगी तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि फ्लो फ्लो में टंग स्लिप हो जाता है तो निकल जाता है। तो पहले ऑप्शन के देखो आंसर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर तो इसका भी है, मगर इस पे डिस्कशन करें वो कैसे है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लिथियम।
और मरकरी, क्योंकि जो अगर हम मरकरी की बात करें तो देखो मरकरी हैवी तो है, बहुत हैवी है, इसकी डेंसिटी 3.6 होती है, मगर उससे भी ज्यादा आपका ओस्मियम में हैवी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन की बात करें, ठीक है, और एल्यूमिनियम और आप लिथियम की बात करें तो एल्यूमिनियम लिथियम के कंपेरिजन में आयरन तो सबसे ज्यादा वो हो जाएगा, क्या नाम, हैवी हो जाता है, उसके कंपेरिजन में लिथियम एल्यूमिनियम हल्का हो जाता है, फिर उसके कंपेरिजन में लिथियम और हल्का हो जाता है, क्योंकि लिथियम बहुत हल्का होता है, तो लाइटेस्ट इसे बोल सकते हैं, ठीक है, मेटल की फॉर्म में। ठीक है, आप अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो लिथियम आपको जो मिलेगा वो उसकी जो ग्रेडिंग की गई है वहां पे उसका जो स्थान दिया गया लाइटेस्ट मेटल की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि लिथियम सबसे हल्का और ओस्मियम सबसे भारी, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाता है क्या नाम, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा लिविंग लैंड चार्टर के बारे में। देखो यहाँ पे दो वर्ड, ये चार्टर एक तरह का कोई ऐसा है जिसमें रूल्स बनाए गए, स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए। लैंड्स यहाँ पे धरती की बात की जा रही है, और लिविंग का मतलब यही है कि जहाँ पे जिंदगी सर्वाइव की जा सके, जहाँ पे लिव रहने लायक चीजें हो, तो यहाँ पे एक सेंस निकल के आती है कि इस तरह का चार्टर है जहाँ पे किसी चीज को ऐसा बनाया जा रहा है, एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाया जा रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पे आदमी अच्छी तरह से रह सके। तो अब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दो तीन वर्ड आएंगे यहाँ पे, जैसे कि एक आएगा CHOGM, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स। ठीक है, एक दूसरा आएगा आपका कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये सब आएगा। तीसरा आएगा आपका यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेड ऑन इको सिस्टम रेस्टोरेशन। तो इनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, कॉमनवेल्थ के बारे में। कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ देखिए वो कंट्रीज है जो पहले आपकी जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश राज था, उसके चंगुल में रही है। ये कहिए कि ब्रिटिश ने जिन जिन कंट्रीज पे राज किया है वो सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पाए, तो वो कहलाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, यानी कि वो कॉमनवेल्थ है। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ मेंबर कौन से हो गए, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया था जिनके ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जो कॉमनवेल्थ मेंबर्स है उन्होंने वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से ये क्या क्या लिविंग लैंड, जो इनका एक पर्सपेक्टिव है कंट्रीज का कि आप ऐसी लिविंग लैंड, ऐसी लैंड देके जाओ लिवेबल हो किसे, फ्यूचर जनरेशंस को। तो अब इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे ये ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि हम उसको ऐसी लैंड बनाए, ऐसा उसे कंजर्व करें, उसके एनवायरनमेंट को, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, जिससे कि हम फ्यूचर जनरेशन को उसे हैंड ओवर कर सके सेफली। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कॉमनवेल्थ मेंबर जो कंट्रीज है उन्होंने डेडिकेट किया लिविंग लैंड को, और जिसे जो फ्यूचर जनरेशन को हैंड ओवर किया जा सके। इसमें किसकी स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी, यूनाइटेड नेशन डिकेंड और इकोसिस्टम की स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है। और जो लिविंग लैंड चार्टर जो अनाउंस किया गया है वो कब अनाउंस किया गया है, देखिए अभी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, किगाली कहाँ पे, रवांडा में, वहां पे मीटिंग हुई थी। जब वो खत्म हुई तो उस पे चार्टर को अनाउंस किया गया। ठीक है, ये चार्टर को अनाउंस किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ये आपका क्या नाम, यूनाइटेड नेशन डिकेड और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, ये क्या है, इसमें क्या बोला गया है? ये देखिए 2021 से 2030 तक इम्प्लीमेंट होना है। यूएनडीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम। डिकेड का मतलब एक 10 साल का काल होता है, टाइम होता है, यानी कि 2021 से 2030 ये 10 साल तक चलेगा। इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की एक तरह से कवायद है। ठीक है, इसमें क्या प्रमोट किया जाएगा, एनवायरमेंटल जो गोल्स है हमारे, जैसे सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स है, उसी तरह एनवायरमेंटल गोल्स है, उनको एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए उस दिशा में काम किया जाना है। ठीक है, इसमें यह क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि सभी कंट्रीज जो भी इसमें अपनी इच्छा से भाग ले रही है वो कोऑपरेट करे एक दूसरे के साथ, किसको, जो डिग्रेडेड एनवायरनमेंट है उसको सही से आपको रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन करे इकोसिस्टम का, ताकि रिवाइवल उसका हो सके। पूरे वर्ल्ड की ये बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ हमने पीछे डिस्कस किया था, यहाँ पे हम तो दोबारा से देख लेते हैं। ये क्या इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किस कंट्रीज का, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरीज रह चुकी है, डिपेंडेंसी जिनके ऊपर रह चुकी है। ये लंदन डिक्लेरेशन कौन सी उसमें हुआ था, 1949 में हुआ था, तब ये स्टेब्लिश की गई थी। लंदन डिक्लेरेशन में कॉमनवेल्थ का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्वीन इलिजाबेथ सेकंड जो इसकी हेड है कॉमनवेल्थ की। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, जैसे अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, पैसिफिक, इन सब ने ये क्या, इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी तक इसमें थे 54 कंट्रीज। ठीक है, और प्लस दो कंट्रीज ने
और इसको ज्वाइन कर ली। कौन कौन सी दो कंट्रीज है, एक तो आपकी है गैबन और दूसरी है टोंगो। ये दो कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो अब कितनी कंट्रीज होगी, अब कंट्रीज होगी 54 से बढ़ के होगी 56 कंट्रीज। ठीक है, तो अब अगर कॉमनवेल्थ की बात करें कितनी कंट्रीज है, उसमें 56 कंट्रीज है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 56 कंट्रीज ने अपनी इच्छा से कोऑपरेशन जताया है और इसमें ज्वाइन हो गए। ठीक है, जो ये मीटिंग हुई इस पे। ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्रीज ने ये 55वीं कंट्रीज बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉमन वेल्थ जो कंट्रीज है वो ये है, जैसे कनाडा हो गया आपका, यहाँ पे होगा गुयान्स हो गया। ठीक है, नाइजीरिया हो गया, और आपका ये क्या नाम, जो आपकी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है वो है बोट्सवाना हो गया, जम्बिया हो गया, नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, स्वाजीलैंड हो गया, है ना। तो ये सब है, मोजाम्बिक, मॉरिशस, ये सब आपकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जिन्वा, तो ये सब पापुआ न्यू गिनी, जिन्वा, ये सब है आपकी क्या नाम, कंट्रीज पहले आपकी रह चुकी है ब्रिटिश एम्पायर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो CHOGM है, यानी कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ ग्रुप, ये मीटिंग जो आपकी हुई है, गवर्नमेंट मीटिंग हुई है 2022 में, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बाइएनियल समिट, यानी कि दो बार होती है साल में। ठीक है, ये जो भी आपके कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, जो उनके हेड होते हैं गवर्नमेंट के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो इस ये कहाँ पर हुई है, रवांडा में हुई है। इसकी जो थीम थी इस बार की, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ये थी कॉमन। ये थीम बहुत ज्यादा पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर में, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि जो आपके ये ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जहाँ पे ये बीमारियां ज्यादा, ट्रॉपिकल डिसीज देखने को मिलती है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, $4 बिलियन US डॉलर की स्थापना की है, कि वहां पे $4 बिलियन US खर्च किए जाएंगे इन बीमारियों को खत्म करने के लिए। अब अगर बात करें 1971 से ये मीटिंग होती आ रही है, अब तक की 24 मीटिंग हो चुकी है, मगर 2018 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई थी। लास्ट मीटिंग यूके में हुई थी 2018 में, और अब जाके 2022 में मीटिंग हुई है 25वीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। मेनली यहाँ ना बैकग्राउंड डिस्कस किया और कुछ और ऐसे पॉइंट डिस्कस किए जो कि हमें जानने जरूरी थे। तो हमारा लिविंग लैंड चार्टर क्या है, देखिए कि नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट एक तरह का एक चार्टर है, जो कि ये आदेश देता है, एक तरह से मैंडेट करता है सभी जो आपके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, कि आपके जो लैंड रिसोर्सेज है उनको सेफ गार्ड करे, यानी कि उनकी सुरक्षा करे, और जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रिस्टोर करे। यही बताता है। हम सभी को मिलकर, जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, सभी को मिलकर कॉमन एफर्ट लगाना है, जिससे कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा है ना इंक्रीज हो पाए, यानी कि 1.5 डिग्री से कम इंक्रीमेंट देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे यही गोल है इसका, कि जो क्लाइमेट्स गोल हमने स्थापित किए हैं उनको हम अचीव कर सके। ठीक है, इन सब ने ये काम किए हैं, यहाँ पे ये अचीवमेंट इनकी रही है इसमें, कि भाई जो ये CHOGM मीटिंग जो रही है 2022 की, इन्होंने ये प्लेस किया है इसमें। ठीक है, जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी क्या है कि ये भी कहा है कि ये अपना जो रिडक्शन टारगेट है एमिशंस का 23 सितंबर 2022 तक, उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करे, कि पता लगे कि कौन सी कंट्री कितना टारगेट रखे हुए है। हालांकि ये काम पहले भी हो चुके हैं, ये कोई नया काम नहीं हो रहा है, पर फिर भी टाइम टाइम पे इन चीज़ों को लाइमलाइट में आना बहुत जरूरी है, ताकि एक इनकी हवा बनी रहे और लोग काम भी करते रहे। मतलब पूरा वर्ल्ड, जो ग्लोबल वर्ल्ड है, वो पूरा इस पर थोड़ा फोकस रहे और काम करते रहे, लोगों में जागरूकता है। ठीक है, इसका एम यही, जो मेंबर कंट्रीज है वो सपोर्ट करे, जो आपकी रियो कन्वेंशन हुई है 3, उसमें क्या क्या जो बोला गया है, जैसे कि आपका इसी UNCBD हुई थी, यानी कन्वेंशन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जो कन्वेंशन हुई थी, उसमें जो टारगेट रखे गए हैं उन पर फोकस करे। UNCCD हुई थी, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन पे टारगेट करे। और UNFCCC तो आप जानते ही हो, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये आपकी रियो कन्वेंशन कहलाती है तीनों मिलके, तो इन पर फोकस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के बारे में। देखिए 48वीं G7 समिट हुई है, किस किस की हुई है, U7 और प्लस जो उसकी G7 अलाइज कंट्रीज है उनके बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। अभी जो समिट हुई थी उसमें ये बोला गया कि जो ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो इनिशिएटिव लिया गया है, हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ये एक तरह का नया इनिशिएटिव नहीं है, मतलब एक पुरानी चीज
चीज को नई पॉलिथीन में पैक करके बेचने की कोशिश की जा रही है। आप आगे भी पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ था 2021 में, एक चीज, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि B3W को इसी ने G7 कंट्रीज जो होती है आपकी यूएस और इसकी अलाई जो कंट्रीज है G7 कंट्री, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसमें इसने $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके लिए बोला था कि इतना गैप है, इसको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसका नाम था पहले बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि 2021 में ये बोला गया था। मगर अभी जो पीजीआई है, इसको एक तरह से रिलॉन्च करके इसी का ही दूसरा नाम दे दिया गया है पीजीआई, ये पीजीआईआई, यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसका नाम दे दिया गया है। पीजीआई जो है आपके G7 कंट्रीज का, एक तरह से ये कहा जा रहा है कि चाइना का जो बीआरआई इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कहाँ कहाँ आपका इम्प्लीमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, वो एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में और लेटिन अमेरिका में इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो एक तरह से जैसे कि चाइना ने अपना ये चाइना का आप मैप देखिए, ओ सॉरी चाइना का नहीं, ये मैप देखिए बीआरआई का कैसे कनेक्ट कर रहा है बीजिंग को, जियांग को, और आपका ये जो चाइना का बिल्कुल नॉर्थ का जो प्रोविंस है, इधर टर्की, ईरान से होके, पाकिस्तान से होके इधर टर्की तक, यूरोप तक जाने की कोशिश है। और इधर आपकी कोस्ट लाइन जो है, इधर फिलीपाइन, साउथ चाइना, जापान, और इधर आपका क्या नाम, ये यहाँ तक इंडोनेशिया और इंडिया को कवर करता हुआ, इंडिया के सारे उसको कवर करता हुआ, श्रीलंका कवर करता हुआ, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ अडेन में घुस रहा है। ठीक, और इधर साउथ अफ्रीका में भी ये जा रहा है। तो कहने का मतलब ये पूरे इसे घेर रहा है, वर्ल्ड को घेर रहा है। तो इसी तरह से इसको काउंटर करने के लिए ये पीजीआईआई भी लॉन्च किया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, ये G7 कंट्रीज है। G7 कंट्रीज में कौन कौन आते हैं? तो कनाडा आता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये सब आपकी G7 कंट्रीज है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या बोला गया है। देखिए, ये काम करेगा, वैल्यूज ड्रिवन होगा, हाई इम्पैक्ट डालेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनकी पार्टनरशिप देखने को मिलेगी जो ये G7 कंट्रीज है। और जो आपकी मिडिल इनकम कंट्रीज की जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स है, उनको ये फुलफिल करता हुआ नजर आएगा, ऐसा इसका बोलना है। और ये यूएस और यूएस की जो एलीज है, इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट है, उसको भी ये फुलफिल करेगा, इसमें ऐसा बोला गया। G7 जो आपका, ये $600 बिलियन 2027 तक इसने प्लेज किए हैं कि $600 बिलियन इसमें खर्च करेगा, डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगा, जो ये आपका पीजीआईआई इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, और यूएस प्रेसिडेंट ने ये बोला कि $200 बिलियन ये 5 साल में खर्च करेगा, एज ए ग्रांट देगा। और जबकि यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बोला है, यूरोपियन प्लेज में ये बोला है कि 300 बिलियन यूरोज को ये खर्च करेगा। ओवरऑल 300 प्लस 400, ये टोटल आपका 600 बन जाता है। ठीक है, अगर सारा मिलाया जाए तो इसमें ये खर्च करेगा। ठीक, तो नो डाउट कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है आने वाले 5 साल में, जो कि 2027 तक हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं किस किस फील्ड में काम करेगा। देखिए, आपकी क्लीन एनर्जी के फील्ड में काम करेगा, जो क्लाइमेट क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, उसको काफी हद तक रिड्यूस करने में काम करेगा। ग्लोबल एनर्जी का जो शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने में ये काम करेगा। पहला तो इसका ये फोकस होगा कि क्लीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा। दूसरा आपका फोकस होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, इसके नेटवर्क को डेवलप करने में काम करेगा। साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा काम करेगा, यानी 5G 6G से जो हमें सिक्योरिटी थ्रेट अभी तक मिले हैं और आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, तो उस पे भी काम करना शुरू करेगा और कर भी चुका है। और एक इन्होंने लॉन्च किया है फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें यूरोप और लैटिन अमेरिका को, इन दोनों को कनेक्ट करेगा, इन दोनों रीजन्स को ये कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तीसरा जो इसका पिलर होगा, वो जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी पे ये काम करेगा। ठीक है, इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा और ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ये अपग्रेड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज इस डिस्कशन में इतना ही, बस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।